भी सौरभ वहां आता है और उसके हाथ में फल होते हैं जो जादुई बीजों के पेड़ों से प्राप्त किए गए थे। महाराज, मैं आपके लिए उपहार लेकर आया हूँ। यह मीठे फल खाकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। लाओ सौरभ, तुम्हारे फल तो बहुत सुंदर हैं। मैं अभी इन्हें खाकर देखता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, लेकिन तुम्हारे हाथों के फल खाते ही मेरी सारी कमज़ोरी दूर हो गई है। ये जादुई फल तुमने कहाँ से प्राप्त? राजपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक राजा का शासन था जिसका नाम आदित्य सिंह था। वो अपनी प्रजा के लोगों का बहुत ख्याल रखता था। उन दिनों गांव में बहुत बारिशें हुईं, जिसके कारण गांव के लोगों को बहुत नुकसान हुआ। आदित्य सिंह अपने महल में बैठा हुआ था, तभी उसने अपने मंत्री से कहा, पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। मैं स्वयं अपनी प्रजा का हाल देखना चाहता हूँ। मंत्री जी, जो भी नुकसान हुआ है हमारी प्रजा का, उन सब की मदद की जाए। जी महाराज, आप स्वयं प्रजा के बीच चलिए, हम सब मिलकर उनका हालचाल जानेंगे। राजा अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ नगर पहुंचता है ताकि प्रजा के लोगों का हालचाल जान सके। वे सभी नदी के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। मंत्री जी, जल की व्यवस्था की जाए। महाराज, सामने ही वो नदी दिखाई दे रही है। मैं अभी वहीं से जल भरकर ले आता हूँ। जैसे ही मंत्री नदी के किनारे जल भरने के लिए पहुंचता है, उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो बेहोशी की हालत में नदी के किनारे पड़ा होता है। सैनिकों, जल्दी से उस आदमी को नदी के किनारे से उठाकर बाहर निकालो। ऐसा ना हो कि वो नदी में गिर जाए। सैनिकों की मदद से उस आदमी को नदी से बाहर निकाला गया। लगता है बारिश के कारण उसका पैर फिसल गया था, जिस वजह से वो नदी में गिर गया। बाद में नदी ने उसे बाहर की ओर बहा दिया। इसी कारण उसकी जान बच गई, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। अब हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ महाराज, हमें इसे महल ले जाना चाहिए ताकि इसका अच्छा इलाज हो सके। इस प्रकार राजा और मंत्री उस आदमी को महल लेकर चले जाते हैं। वहां उसका इलाज किया जाता है, जिससे वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। सौरभ, तुम नदी में कैसे गिर गए? क्या ये बारिश के कारण हुआ? और तुम किस गांव से हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपके कारण मेरी जान बच गई है। मेरा नाम सौरभ है। फिर सौरभ ने महाराज को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। श्यामपुर गांव में सौरभ अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो बहुत गरीब था और बड़ी मेहनत करके अपना और अपनी माँ का खर्च चलाता था। सौरभ हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचता था, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। तुम मेरी चिंता मत करना, मैं शाम तक घर वापस आ जाऊँगा। बेटा, जरा ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। लेकिन हम इतने गरीब हैं कि मुझे रोज लकड़ी काटने जाना ही पड़ता है। माँ, तुम चिंता मत करो। वैसे भी सबको अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे दिन जरूर बदलेंगे। इतना कहकर सौरभ कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। अरे, यह क्या, इतनी तेज बारिश हो रही है। अब तो मैं घर से कितना दूर आ गया हूँ कि वापस भी नहीं जा सकता, और कब सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेगी। हे भगवान, लगता है आज मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। सौरभ एक पेड़ के नीचे खड़ा ये सब सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बारिश के जोर से उसके सामने एक नन्ही सी चिड़िया आकर गिर जाती है। अरे, कोई मेरी मदद करो। बारिश के जोर से मेरा घोंसला टूट गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सौरभ उस चिड़िया की मदद करता है। दूसरी ओर सौरभ की माँ बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। इतनी तेज बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश हो रही है, घर में जो सामान है वो भीग रहा है। न जाने मेरा बेटा बारिश में कहाँ परेशान हो रहा होगा।
हे भगवान, वो जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना। सौरभ के घर के बगल में ही उसका दोस्त जगदीश अपनी पत्नी के साथ रहता था। जगदीश बहुत ही ज्यादा लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि सौरभ 2 दिनों से घर नहीं लौटा है, तब वो काफी ज्यादा खुश था। सुना है सौरभ 2 दिनों से घर नहीं लौटा है। अब उसकी खेत और जमीनों पर मैं आराम से अपना अधिकार जमा सकूंगा। ऐसा करना उचित नहीं है। वे बेचारे पहले से ही गरीब हैं और तुम उनकी जमीन पर अपना अधिकार करने की सोच रहे हो। अरे, तुम्हें ये सब बातें समझ नहीं आती। तुम अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत दो। इस तरह जगदीश की नज़र हमेशा से ही सौरभ की जमीन और उसके घर पर थी। वो किसी भी तरह सौरभ की चीज़ों पर अपना अधिकार करना चाहता था। उधर सौरभ के ना आने के कारण उसकी माँ बहुत परेशान थी। बारिश खत्म हुए। 2 दिन हो गए हैं, फिर भी सौरभ घर नहीं लौटा। अब गांव वालों से मदद लेनी पड़ेगी। कोई जाए जो मेरे बेटे सौरभ को ढूंढ कर ले आए। सौरभ की माँ उसके दोस्त जगदीश के घर पहुंचती है। देखो, वो बुढ़िया आ रही है। घर का सारा सामान छुपा दो। उसे तो मांगने की आदत है, कहीं वो हमसे कुछ उधार ना मांगने लग जाए। अरे जी, देखो वे बेचारे गरीब हैं। हमारे पास तो सब कुछ है। अगर हम उनकी थोड़ी सी मदद कर दें तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तुम चुप रहो। अगर तुम्हें इतनी ही मदद करने का शौक है तो उनके घर रहने चली जाओ। तब तुम्हें पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। जल्दी से अनाज छुपा दो। जगदीश और उसकी पत्नी मिलकर घर का सारा सामान छुपा लेते हैं, इस डर से कि कहीं सौरभ की माँ उनसे कुछ मांग ना ले। बेटा जगदीश जरा बाहर आओ। अरे माताजी, आप यहाँ? आप ठीक तो हैं? और सौरभ कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी सहायता करो बेटा। अगर तुम सौरभ के सच्चे दोस्त हो तो तुम मेरी बात जरूर समझोगे। ये बुढ़िया जरूर खाना मांगने आई है। जी माँ जी, बताइए, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? बेटा, परसों बहुत भयानक बारिश हुई थी। मेरे पूरे घर में पानी भर गया है और ऊपर से सौरभ भी 2 दिनों से घर नहीं लौटा है। तुम जरा जंगल की ओर जाकर देखो कि सौरभ अब तक घर क्यों नहीं लौटा। इस बुढ़िया की बात तो सही लगती है। क्यों ना मैं जंगल जाकर देखाऊं कि सौरभ कहाँ है। मुझे तो लगता है कि किसी जानवर ने उसे मार डाला होगा। अगर मुझे यकीन हो जाए कि सौरभ मर चुका है तो मैं आसानी से उसकी जमीन पर कब्जा कर सकूंगा। अगर मैंने पहले ही उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस आ जाए और अपनी जमीन मुझसे वापस ले ले और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे घर पर ही रहिए। आखिर मैं सौरभ का दोस्त हूँ तो आपका भी बेटा ही हुआ ना। आप निश्चिंत होकर मेरे घर पर रहिए। मैं अभी जाकर सौरभ को ढूंढ लाता हूँ। जगदीश की पत्नी खुशी भी वहीं पास खड़ी थी और वो सोचने लगी, अरे इन्हें क्या हो गया है? अभी तक तो ये सौरभ की माँ की मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्हें अपने घर पर रखना चाहते हैं। इन्हें समझना वाकई बहुत मुश्किल है। असल बात ये थी कि जगदीश सौरभ की माँ की मदद करने के लिए जंगल नहीं जा रहा था, बल्कि ये पक्का करने जा रहा था कि सौरभ अभी जिंदा है या नहीं। दूसरी ओर सौरभ की माँ जगदीश के घर रहना शुरू कर देती है और जगदीश सौरभ की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। आज मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। अगर सौरभ जिंदा होगा तो मैं उसे वहीं जान से मार दूंगा, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब लोग यही समझेंगे कि सौरभ को किसी जानवर ने मार दिया है और फिर मैं उसके घर पर आसानी से कब्जा कर लूंगा और उसकी जमीन भी अपने नाम करवा लूंगा। सौरभ, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। चिड़िया रानी, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। क्या तुम्हें अपना वादा याद नहीं? लेकिन इसके बदले तुम्हें अगली बार तक धैर्य के साथ इंतजार करना होगा। चिड़िया सौरभ को कुछ बातें बताती है, जिसे सुनकर सौरभ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुमने मुझे जो बात बताई है, अगर वह सच है तो सच में मेरा जीवन बदल जाएगा। सौरभ जंगल में ही एक घर बनाकर रहने लगता है। वो अगली बार उसका इंतजार करने लगता है। इधर जगदीश कई दिनों के बाद जंगल में सौरभ को खोजते हुए उसके पास पहुंच जाता है। अरे सौरभ, तुम यहाँ जंगल में रह रहे हो?
तुम्हारी माँ न जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। नहीं भाई, मैं यहाँ सुख शांति से नहीं हूँ। मुझे भी माँ की याद आती है, लेकिन मैं यहाँ किसी महत्व से हूँ। माँ कैसी है? वहाँ ठीक तो है। अरे क्या बताऊं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में गांव में कैसी कैसी बातें फैला रखी हैं। उन्होंने तो तुम्हें पूरी तरह से निकम्मा घोषित कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह तो बहुत समझदार है। मैंने उनसे कहा था कि मैं जल्दी लौट आऊँगा, तब उन्होंने भी मेरी प्रतीक्षा करने की वादा किया था। जगदीश भाई, मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख कर देता हूँ। इसे माँ तक पहुँचा देना, ताकि माँ को विश्वास हो जाए कि मैं जंगल में सुरक्षित हूँ और किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए रुका हुआ हूँ। भाई, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए तुमने अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ दिया है? मैं इस विषय में तुम्हें नहीं बता सकता। अभी तुम चिट्ठी लेकर माँ के पास जाओ। तुम मुझे अपना मित्र नहीं समझते, तो मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए आया था, तुम्हारी भलाई के लिए, लेकिन तुम्हारे मन में खोट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यह देखो, यह जादुई बीज है। मैं तो अगली बारिश का इंतजार कर रहा हूँ। जब अगली बारिश होगी और जब मैं इन बीजों को जमीन में लगा दूंगा, तब ऐसे पौधे होंगे जो कभी बारिश में भीगेंगे नहीं। क्या सचमुच तुम्हें इन बीजों के बारे में किसने बताया? तुम्हारे पास ये जादुई बीज कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। तुम्हें याद है, उस दिन बारिश हुई थी और मैं बारिश में फंस गया था। तब एक चिड़िया मेरे पैरों के पास आ गई। जब मैंने उसकी मदद की, तब उसने मुझे यह जादुई बीज दे दिए। सचमुच तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि इन जादुई बीजों का बहुत महत्व है। ये तो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। चिड़िया ने कहा है कि इन जादुई बीजों को बारिश के दिन जमीन पे लगाने से बड़े बड़े पौधे निकल आते हैं और वे पौधे बारिश में भीगते नहीं हैं। उनमें बहुत सारे फल और फूल भी लगते हैं। अब मैं फलों और फूलों का व्यापार शुरू करूँगा और मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मेरे रहते तो मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। केवल एक चिड़िया की मदद करने से तुम इतने धनवान हो जाओ और मैं गरीब रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। जगदीश और सौरभ दोनों झोपड़ी में छुप जाते हैं। उसी दौरान जगदीश के दिमाग में एक योजना आ जाती है। अगर मैं सौरभ को नदी के किनारे ले जाकर उसमें धकेल दूं और ये बीज उससे ले लूं, तो जादुई पेड़ का सारा लाभ मुझे मिल जाएगा। अब तुम घर कैसे जाओगे? इतनी तेज बारिश हो रही है। तुम यहीं ठहरो, मैं यह जादुई बीज जमीन पर लगाकर आता हूँ। नहीं नहीं दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें जंगल में अकेले नहीं जाने दे सकता। जब दो लोग साथ रहते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। इस तरह जगदीश अपनी बातों में सौरभ को फंसा लेता है। यही सही जगह है। यहाँ मैं अपने जादुई बीज लगा देता हूँ। अगर पौधे नदी के आसपास रहेंगे तो वे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही सौरभ नदी के किनारे बीज लगाने लगता है, उसका दोस्त जगदीश चालाकी से उससे बीज छीन लेता है और उसे नदी के अंदर धक्का देकर गिरा देता है। यह तुमने क्या किया दोस्त? मैंने तो तुम पर बहुत भरोसा किया था और तुमने इस बारिश में मुझे नदी में धकेल दिया। तुम हमेशा से हमारे टुकड़ों पर पलते रहे हो। हमने तुम्हें पनाह दी, तब तुम्हारा पेट भरा, और आज मैं तुम्हें अपने से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। सौरभ बारिश में नदी के तूफान में फंस जाता है और डूब जाता है। सौरभ की ये हालत देखकर जगदीश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आप जल्दी से इन बीजों को लेकर अपने गांव चलता हूँ। अब ये जादुई पौधे तो मेरे ही घर के आंगन में उगेंगे। महाराज,
यह एक दोस्त की धोखेबाजी की कहानी है। उससे यह देखा नहीं गया कि मैं जीवन में उससे आगे ना निकल जाऊं। इसी कारण उसने मुझे नदी में धकेल दिया। सौरभ, अब मुझे तुम्हारी पूरी कहानी समझ आ गई है। किस तरह तुम्हारे उस धोखेबाज दोस्त ने तुम्हें नदी में धकेल दिया और तुम्हें मारने की कोशिश की। अब मैं उसे ऐसी कड़ी सजा दूंगा जिसे वो उम्र भर नहीं भूलेगा। नहीं नहीं महाराज, अब मैं उस धोखेबाज दोस्त के सामने तभी जाऊंगा जब मेहनत करके धनवान बन जाऊंगा, ताकि उस दोस्त को भी यह एहसास हो जाए कि बुराई ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। फिर सौरभ को राजा के बगीचे में माली का काम मिल जाता है और वो वहीं काम करने लगता है। एक दिन वो बगीचे में काम करके बैठा होता है, तभी एक उड़ती हुई चिड़िया आकर उसके पास बैठ जाती है। वही चिड़िया थी जिसने उसे बीज दिए थे। उसने आकर सौरभ से कहा, अरे सौरभ, तुम यहाँ? तुम राजा के दरबार में कैसे पहुँचे? सब ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें जो बीज दिए थे उनका तुमने क्या किया? प्यारी चिड़िया, वे बीज तो मैं खो बैठा हूँ। दरअसल जब मैं बारिश के दिनों में उन बीजों को ज़मीन में लगा रहा था, तभी मेरे एक धोखेबाज दोस्त ने मुझे धोखा दिया और नदी में धकेल दिया। उसके बाद से मैं यहीं पर हूँ। वे बीज बहुत कीमती थे, तुम्हें उन्हें इस तरह नहीं खोना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरे बीज दे दूंगी जिन्हें तुम राजा के बाग में लगा देना। राजा तुमसे बहुत ज्यादा खुश होंगे। फिर चिड़िया ने भी बीज सौरभ को दिए और वहां से उड़कर चली गई और फिर सौरभ उन बीजों को बगीचे में ही लगा देता है। जब यह पौधे बड़े हो जाएंगे तब राजा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और तब मैं उनसे अपने व्यापार के लिए धन मान लूँगा। उधर राजा और मंत्री एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। आजकल मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता। मैं खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूँ। आप में बहुत शक्ति है महाराज। अभी आपको बहुत दिनों तक यहाँ का राजा बनना है। तभी सौरभ वहां आता है और उसके हाथ में फल होते हैं जो जादुई बीजों के पेड़ों से प्राप्त किए गए थे। महाराज, मैं आपके लिए उपहार लेकर आया हूँ। यह मीठे फल खाकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। लाओ सौरभ, तुम्हारे फल तो बहुत सुंदर हैं। मैं अभी इन्हें खाकर देखता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, लेकिन तुम्हारे हाथों के फल खाते ही मेरी सारी कमज़ोरी दूर हो गई है। ये जादुई फल तुमने कहाँ से प्राप्त किए? हमें वो जगह दिखाओ। सौरभ राजा को बगीचे में ले जाकर उन्हें जादुई बीजों के बारे में सारी बात बताता है। ये फल तो तुम्हारी दयालुता का पुरस्कार है। सचमुच तुम बहुत ही ज्यादा दयालु व्यक्ति हो। महाराज, दरअसल मैं व्यापार करना चाहता हूँ। ऐसे मीठे और जादुई फल खाकर सभी स्वस्थ हो जाएंगे। मैं इन फलों को सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ। हम तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। मंत्री जी, सौरभ को व्यापार के लिए जितना भी धन आवश्यक हो वो उसे दे दिया जाए। इस प्रकार राजा की मदद से सौरभ जादुई फलों का व्यापार करता है और बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। दूसरी ओर सौरभ का दोस्त जगदीश, जिसने उससे धोखे से बीज हासिल किए थे, अपने घर लौट रहा था कि अचानक उसके पीछे एक शेर पड़ गया। वो बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन जो बीज उसने सौरभ से धोखे से लिए थे वे वहीं गिर गए। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंच गया। जब उसकी पत्नी ने उसकी ये हालत देखी तो घबराकर उससे कहा, क्या हुआ जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और आपकी ये हालत किसने की? अरे मत पूछो, जिंदा बचकर आ गया हूं, यही बहुत बड़ी बात है। वो सौरभ मरते मरते भी मेरी जान लेने ही वाला था, लेकिन किसी तरह मैं बच गया। क्या कह रहे हैं? क्या सौरभ भैया मर गए? हाँ, सौरभ नदी में फिसल कर मर गया। लेकिन आपको इतनी चोट कैसे लगी? इस प्रकार सौरभ की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। हाँ भाई, बारिश के कहर ने सौरभ की जान ले ली। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। हाँ, तुम्हारी चोट देखकर लगता है कि तुमने सौरभ को बचाने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हारे जैसे दोस्त मिलना
बहुत मुश्किल है। अब तो उसकी माँ का ध्यान भी मुझे ही रखना है। हाँ हाँ भाई, वो बेचारी बूढ़ी है, अब तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा। गांव के लोगों से बात करने के बाद जगदीश अपने घर चला जाता है और जाकर सौरभ की माँ से गुस्से में कहता है, अरे बुढ़िया, 1 हफ्ते से तुम हमारे घर पर भोजन कर रही हो, आखिर हम तुम्हें मुफ्त में कब तक खिलाएंगे? आज से तुम्हारे घर पर हमारा अधिकार है और तुम्हारे खेतों पर भी अब से हमारे ही हल चलेंगे। अरे पापी, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तो तुम्हें अपने बेटे के समान समझती थी। अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देता। बारिश मेरे बेटे को निगल गई और मैं लाचार हो गई हूँ, लेकिन मैं मुखिया जी के पास जाऊंगी और तुमसे अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। सौरभ की माँ गांव के मुखिया के पास जाती है और पंचायत बुलाई जाती है। मुखिया जी, जगदीश ने मेरे घर और मेरे खेत पर अपना अधिकार जमा लिया है। वो यहाँ मुझसे सब कुछ छीनना चाहता है। मुखिया जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। सौरभ जब जंगल की ओर गया था तब उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके घर और खेत का ध्यान रखूं। आप ही बताइए, इस उम्र में माँ जी कहाँ खेती करने जाएंगी? हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। आखिर सौरभ की माँ का ध्यान तो किसी न किसी को रखना ही पड़ेगा। अरे बुढ़िया, क्या सब कुछ ऊपर लेकर जाओगी? अरे भाई, बदले में ये तुम्हारा ध्यान रखेंगी, तुम्हें दिन में 2 समय का भोजन खिलाएंगी, तुम इनके घर आराम से रहो। आखिरकार सौरभ की माँ पंचायत में हार जाती है और उसे अपना घर और खेत जगदीश के अधिकार में देना पड़ता है। तभी वहां सौरभ आ जाता है। सौरभ को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सौरभ, तुम यहाँ? लेकिन जगदीश ने तो कहा था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, कि बारिश के कारण तुम नदी में डूब गए थे। बेटा, तुम जीवित हो? मैंने तो सुना था कि तुम्हें कुछ हो गया है। तुम कहाँ थे बेटा? मुझे तो लगा था कि बारिश ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है, लेकिन तुम्हें स्वस्थ और सुरक्षित देखकर मेरे मन को शांति मिली है। माँ, मैं ठीक हूँ और देखो, अब मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। अब तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हमारी गरीबी दूर हो चुकी है। तुम्हारे न रहने पर जगदीश ने मुझे बहुत परेशान किया। उसने हमारा घर और जमीन सब कुछ छीन लिया। अब हमारा समय आ चुका है, हम उससे अपना सब कुछ वापस ले लेंगे। हाँ माँ, दोस्त के रूप में वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने मेरे साथ जो किया है वह तो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। बेटा, जगदीश ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था? फिर सौरभ ने मुखिया और गांव के सभी लोगों के सामने अपनी पूरी कहानी विस्तार से बता दी। क्या ये सच कह रहा है? तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? तुमने अपने ही दोस्त की जान लेने की कोशिश की है। हम तुम्हें वो भी माफ नहीं कर सकते। अब हम तुम्हें राजा के पास ले जाएंगे। फिर जगदीश को राजा आदित्य सिंह के सामने पेश किया जाता है और उसे सारी बात विस्तार से बताई जाती है। इसके बाद राजा आदित्य सिंह जगदीश को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। सौरभ को उसकी जमीन वापस मिल जाती है और वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है।